21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि असमतलीय नॉन प्लेनर सदिशों का योगफल शून्य है तो उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो अगर असमतलीय हैं तो न्यूनतम संख्या जो होगी वो होगी 3। पिछले वीडियो में इसमें अच्छे से समझाया था, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर रेगुलरली जुड़े हुए तो आपको समझ भी आया होगा। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश है। एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश होता है, वो होता है आई कैप। और यदि ए सदिश इज इक्वल्स टू हमें दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप, ये हमें गिवन है। और हमसे बी सदिश की जो है वैल्यू पूछी है, बी सदिश की वैल्यू पूछी है। तो हम इस इक्वेशन में एक वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, माइनस प्लस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर प्लस का बी सदिश इज इक्वल्स टू आई कैप, ये इधर जाएगा तो जीरो, तो बी सदिश इज इक्वल्स टू ये जाएगा तो प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। तो इसका जो है बी सदिश आ जाएगा हमारा जे कैप माइनस के कैप। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं ना हर वीडियो छोटी वीडियो बना रहा हूँ, 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप है ना ऐसे कीजिएगा, हर रोज एक वीडियो देख लीजिएगा, जिससे क्या है कि ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा और धीरे धीरे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमें गिवन है। तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तो अब देखो, मैं ए सदिश प्लस बी सदिश और इसको लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ सी सदिश, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव ऑफ सी सदिश। अब मैं अगर दोनों तरफ मॉड ले लूँ तो यहाँ से आएगा ए सदिश प्लस बी सदिश का मॉड और इज इक्वल्स टू, अगर मॉड के अंदर है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो एकांक सदिशों को जोड़ भी एकांक सदिश है तो उनके अंतर का परिणाम बताइए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देने वाला हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इज द वेरी इंपॉर्टेंट नोट आज का ये रहने वाला है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर नोट की अगर मैं बात करूँ तो वो यही है। कई बार इंडियन नेवी एयरफोर्स में कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं। अब देखो, आप मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी वेक्टर के इक्वल्स टू के वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इज इक्वल्स टू के है। अब मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो भी के इक्वलेंट है, ये बात भी उसने बोल दी। तो ए और बी के बीच में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 का। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर प्रूव नहीं करूंगा मैं, जब हमारी कंसेप्ट की जो वीडियोज आएंगी उसके अंदर मैं प्रूव भी करवाऊंगा इसका। तो जो एंगल आएगा वो आएगा 120। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये। और नेवी एयरफोर्स एनडीए में कई बार इस कंसेप्ट पर रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अब इसी कंसेप्ट पर हमें क्वेश्चन दिया है 24 नंबर क्वेश्चन। यदि दो एकांक सदिश का जोड़ भी एकांक सदिश है तो वो हमसे पूछ रहा है कि उनके अंतर का परिणाम क्या होगा। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अगर दो एकांक सदिश मान लो कोई एक ए सदिश था, उसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि एकांक सदिश है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और बी सदिश उसका भी मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। और वो बोल रहा है कि उनका जोड़ मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश का मैग्नीट्यूड भी वो बोल रहा है 1। अगर दो अलग अलग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड भी 1 है तो उनके बीच में जो एंगल होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 120 का। एंगल जो होगा वो होगा 120 का। अब वो हमसे पूछ रहा है ए माइनस बी, उनका अंतर पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, ये पूछ रहा है और इसका परिणाम पूछ रहा है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो परिणाम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ से अगर एक स्क्वायर की बात करूं मैं तो ये 1 + 1 प्लस माइनस
2ab, ये 1 ये cos थीटा, cos 120 की वैल्यू की अगर बात करूँ तो -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा √3। तो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा √-3, मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, वो भी इसी कंसेप्ट पर बिल्ड किया हुआ क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि यदि दो एकांक सदिश का परिणाम भी एकांक सदिश है तो उनके बीच का एंगल पूछा है। यही बात उसने बोली है कि दो एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड जो है एकांक सदिश है तो 1 हो गया, और उनका जो एडिशन है उसका भी परिणाम 1 है, तो उनके बीच एंगल 120 होने वाला है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, ऑल इज वेल या नॉट, अब तक सब कुछ सही है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि a प्लस बी का जो परिणाम है वो है R1 और a माइनस बी का जो परिणाम है वो है R2। ये हमसे 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो हमसे पूछ रहा है कि R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्या होगा। अब देखो, अगर मैं यहां से देखूं R1 निकालूं तो वो आएगा √, या R1 का होल स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो वो आएगा a² प्लस b² 2ab cos थीटा, और अगर R2 की बात अगर मैं करूं तो वो आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब वो सीधा सीधा पूछ रहा है कि R1² प्लस R2², तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा R1² प्लस R2² इज इक्वल्स टू 2a² प्लस b²। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है कि यदि a सदिश प्लस b सदिश इज इक्वल्स टू r सदिश, a सदिश प्लस b सदिश इज इक्वल्स टू r सदिश, और बोल रहा है कि a सदिश और a सदिश एंड परपेंडिकुलर है a सदिश प्लस 2b सदिश, और वो हमसे b और r के बीच रिलेशन पूछ रहा है भाई। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है 0, क्योंकि परपेंडिकुलर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है 0। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट वेक्टर होगा 0। अब अगर a कोई वेक्टर है उसका a ही के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आने वाला है आंसर। तो यहां से हो जाएगा ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a वेक्टर 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ये है 0 वेक्टर जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, जबकि ये वेक्टर है। या वेक्टर नहीं है तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इस क्वेश्चन पर, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ये 0 वेक्टर होता ही होता। अब देखो, वो हमसे b और r के बीच रिलेशन पूछ रहा है, लेकिन हमारा अगर यहाँ से रिजल्ट आएगा तो वो a और b के बीच में रिलेशन आएगा, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा r के अंदर। अब देखो, अगर यहाँ से मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से ये आने वाला है r² की जो वैल्यू आने वाली है a² प्लस b² 2ab cos थीटा। अब देखो, ये हो गया a² प्लस 2ab cos थीटा। ab cos थीटा को मैं लिख सकता हूं a डॉट b, तो जो इसकी जो वैल्यू है, या फिर आप a की जगह वैल्यू रख सकते हैं, तो हो जाएगी r² माइनस b² माइनस 2a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू जो है हमने, और ये हो जाएगा 2a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 मान लीजिए आप इसे। यहां से मैंने a की वैल्यू पुट यहां पर कर दी है। अब देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आएगा r² इज इक्वल्स टू b², तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू b।
तो इसका जो है हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर 28 नंबर, जो कि है ये बोल रहा है कि जो आर जो बिंदु है वो पी और क्यू के मध्य बिंदु है। तो ए वह बी और सी तीन सदिश हैं, तो निम्न में से कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ए सदिश प्लस बी सदिश इज इक्वल्स टू 2 सी सदिश। क्योंकि देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो ए सदिश प्लस बी सदिश इज इक्वल टू 2 सी सदिश। और ये इसका अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो मैं कंसेप्चुअल जो हमारी क्लासेज जो आने वाली हैं उसमें इसको मैं ऐड कर दूंगा। हालांकि यह सबको आता होगा, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं इसे ऐड करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश P वह Q के बीच का कोण थीटा है। P सदिश एंड Q सदिश के जो बीच में एंगल है वो हमें फाइंड उसने दिया है थीटा, और वो पूछ रहा है हमसे कि P डॉट Q और क्रॉस के अंदर दिया है P सदिश। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हमारा, ये 29 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हालांकि देखो अगर मैं Q और P का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मान लो मेरे पास R वेक्टर आता है, और जो ये R वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा Q वेक्टर के, और जो ये R वेक्टर है वो परपेंडिकुलर रहने वाला है P वेक्टर के। इसको देखो R वेक्टर परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, मान लो P वेक्टर डॉट और यहां से रिजल्टेंट आ गया कोई R वेक्टर। अगर ये P और R दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आने वाला है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हर रोज अगर आप 10 क्वेश्चन के सोल्व करते हैं या 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन करते हैं तो 3 से 4 महीने आपको लगते हैं, और 3-4 महीने में मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आप एक वीडियो या 2 वीडियो हर रोज देख लीजिएगा, यानी कि आप 10 या 20 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं हर रोज। अगला क्वेश्चन है ए डॉट बी जो है हमें दिया है 0। ए और बी दो वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिया है, और ए और सी उनका भी डॉट प्रोडक्ट हमें 0 दिया है। तो उसने पूछा है कि बी और सी एक तल में नहीं है। बी और सी, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज द नॉट वैलिड इन, एक ही तल में नहीं है तो ए समांतर होगा। कल मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से सोल्व किया था, चलो आज फिर से पूरा सोल्व करवाता हूं मैं। मान लो कि बी और पहले कंडीशन, चलो ये क्वेश्चन ही छोड़ो, इसको पूरा कंडीशन वाइज करते हैं। मान लो कोई ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और कोई एक सी वेक्टर है। ये आप जरूर अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आजकल। मान लो कोई ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं, और ये वेक्टर्स मान लो एक ही तल में स्थित है, और तीनों अब जो, और ये उसने दिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। ये उसने दिया है, ये भी दिया है कि 3 वेक्टर हैं, और ये भी दिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, और उसने बोला है कि ये एक ही तल में स्थित है। ए बी और सी तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि जो बी और ए और सी जो है वो कैसे होंगे। वो हमसे पूछ रहा है कि बी और सी कैसे होंगे, बी और सी के बारे में पूछ रहा है, बी और सी के बारे में। अब देखो अगर यहां से ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों प्रोडक्ट, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये परपेंडिकुलर होंगे। मान लो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। अब अगर ए डॉट सी भी 0 है तो ये ए इसके परपेंडिकुलर हो, तो अगर एक ही तल में है तो 3D के अंदर हो नहीं सकते, एक ही तल मतलब 2D के अंदर है, या तो ये इसके इस डायरेक्शन में हो, तो ये क्या हो गए, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर जो पैरेलल हो गई। अगर यहां से देखें अगर वो एक ही तल में है तो बी और सी है वो पैरेलल हो गई। बट अगर देखा जाए अगर बी और सी पैरेलल नहीं है, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, और जो सी वेक्टर है वो ये असमान तल में है। अगर एक ही तल में नहीं है तो वो हमसे पूछ रहा है।
अगर एक ही तल में नहीं है बी और सी, ये बी है और ये दोनों एक ही तल में है, लेकिन जो सी है वो एक ही तल में नहीं है, लेकिन वो जो सी है वो ए के परपेंडिकुलर है, उसने दिया है। तो अगर सी को हमें बनाना है तो इसके परपेंडिकुलर बनाना होगा ए के, तो इस साइड ले नहीं सकते, इस तल में ही नहीं ले सकते, तो हमें लेना पड़ेगा इस तल में। तो ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन के अंदर सी सदिश, इसके परपेंडिकुलर इन दोनों के। तो अगर इस डायरेक्शन में होता है तो ए और बी और सी के बीच में देखा जाए तो जो बी परपेंडिकुलर टू सी, क्योंकि अगर ये ऐसे है तो इनके बीच में जो है वो एंगल 19 डिग्री का होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसी कंसेप्चुअल वीडियोज के अंदर भी मैंने पुट कर रखा है। और 5 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं, वो अगले वीडियो में लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।